जय हिंद फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेयर में। फ्रेंड आइए, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 2 है ब्लड से संबंधित, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे ब्लड कार्पसेल्स अथवा लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में। लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्लड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ये डिस्कस किए थे कि ब्लड एक प्रकार का क्या होता है, संयोजी ऊतक होता है। कौन सा संयोजी ऊतक होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। और तरल संयोजी ऊतक होने के कारण ये हमारे विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जो हैं बॉडी के अंदर, उनसे अटैच होता है और जितनी भी आवश्यक चीज़ें होती हैं कोशिकांग तक किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे। उसके बाद ब्लड के कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस किए थे। ब्लड कंपोजिशन में हमने देखा था कि जो ब्लड है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक बोला जाता है लिक्विड पार्ट, जिसे बोलते हैं तरल अवस्था, और दूसरा जो पार्ट था उसे बोला जाता था सॉलिड पार्ट, जिसे बोलते थे ठोस अवस्था। तरल अवस्था को मैट्रिक्स कहा जाता है, और मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा में कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जिसको हम क्या किए थे, डिस्कस किए थे। तो प्लाज्मा में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, जिसमें एक पार्ट था इनऑर्गेनिक, जिसे बोलते हैं अकार्बनिक पदार्थ, और दूसरा चीज़ था ऑर्गेनिक, जिसे बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो अकार्बनिक पदार्थ में हम लोग डिस्कस किए थे विभिन्न प्रकार के आयन के बारे में, जिसमें सोडियम आयन था, पोटेशियम आयन था, और उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट, और उसके साथ साथ क्लोराइड आयन, ठीक है, ब्लड के अंदर हमारे पाया जाता है। और ऑर्गेनिक पार्ट में हमने विभिन्न प्रकार की चीज़ों को डिस्कस किया था, जिसमें प्रोटीन और उसके साथ साथ अमीनो एसिड था, और कुछ न्यूट्रिटिव पदार्थ है जिसमें ग्लूकोज हो गया, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थे उत्सर्जित उत्पाद, जिसमें यूरिया हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। उन सब चीज़ों को हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया है, डिस्कस किया है। तो आज जो लेक्चर नंबर 2 होगा, इसमें हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्लड कंपोजिशन का जो सेकंड पार्ट था, जिसे सॉलिड पार्ट बोलते थे, या ठोस अवस्था। और उस ठोस अवस्था में क्या आती हैं, ब्लड कार्पसेल्स अथवा रुधिर कणिकाएँ आती हैं। तो आज का जो लेक्चर होगा टोटली किसके बारे में होगा, रुधिर कणिकाओं के बारे में। और हम इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि जो ठोस अवस्था में कितनी प्रकार की रुधिर कणिकाएँ पाई जाती हैं, ब्लड कंपोजिशन की जो अवस्था है सॉलिड एंड उसके साथ साथ लिक्विड। तो ठोस अवस्था में 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ हैं, जो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे, डिस्कस किए थे, जिसमें कौन कौन था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड उसके साथ साथ प्लेटलेट्स। तो आज का जो लेक्चर होगा ब्लड कार्पसेल से संबंधित होगा, और इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे आरबीसी अथवा एरिथ्रोसाइट अथवा रेड ब्लड कार्पसेल्स अथवा लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। और उसके साथ साथ देखा जाए तो लेक्चर नंबर 1 में हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो मानव होता है, कि मानव के अंदर जो ब्लड का फार्मेशन होता है, कैसे फार्मेशन होता है, कहाँ पे ब्लड बनता है, ठीक है। एडल्ट के केस में हम लोग डिस्कस किए थे बोन मैरो, ठीक है, एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे ब्लड का क्या होता है, फार्मेशन होता है। और उसके साथ साथ ब्लड को जो सर्वप्रथम डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक हैं जॉन स्वेमरडम, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम क्या किए थे, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ब्लड से संबंधित, जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग लेक्चर 1 में क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। और उसके साथ साथ प्लाज्मा से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, विभिन्न प्रकार की प्लाज्मा प्रोटीन होती है हमारे ब्लड के अंदर, जिसमें सीरम एल्बुमिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, प्रोथ्राम्बिन एंड फाइब्रिनोजन प्रोटीन। इन सब चीज़ों को हम लोग क्या किए हैं, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं। और ये भी देखें कितना परसेंट, क्या क्या मात्रा हमारे ब्लड के अंदर पाई जाती है, और क्या क्या फंक्शन उनका होता है। इन सब चीज़ों को हम क्या किए हैं, लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किए हैं। तो आज जो लेक्चर नंबर 2 होगा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्लड कार्पसेल्स अथवा रुधिर कणिकाओं के बारे में। तो हमारे बॉडी के अंदर 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएँ होती हैं फ्रेंड, जिसमें कौन कौन है। पहला रुधिर कणिका है आरबीसी, ठीक है, क्या बोलते हैं, आरबीसी। और दूसरी रुधिर कणिका है डब्ल्यूबीसी। और तीसरी जो रुधिर कणिका है वो है प्लेटलेट्स, क्या है, प्लेटलेट्स। तीसरी जो रुधिर कणिका है वो क्या है, प्लेटलेट्स है। तो आज हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में क्या करेंगे फ्रेंड, डिस्कस करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आज का जो लेक्चर होगा टोटली किसके बारे में होगा, आरबीसी के बारे में, एरिथ्रोसाइट अथवा लाल रक्त कणिकाओं के बारे में। बाकी जो उसके बाद जब हम लेक्चर लेंगे तब उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डब्ल्यूबीसी और उसके साथ साथ प्लेटलेट्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आज के जो लेक्चर होगा टोटली किस पर होगा, वो होगा आरबीसी अथवा एरिथ्रोसाइट अथवा रेड ब्लड कार्पसेल्स के बारे में। तो रेड ब्लड जो कार्पसेल्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे पाई जाती हैं, उनका क्या क्या फंक्शन होता है, इन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में फ्रेंड डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड आज हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में, जिसे एरिथ्रोसाइट अथवा रेड ब्लड कार्पसेल्स अथवा लाल रक्त कणिकाओं के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है।
अब हम यहाँ जितने भी पॉइंट लिखेंगे वो क्या पॉइंट हैं, विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। और यहाँ से जो एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा वो 100% आएगा, क्योंकि ब्लड से संबंधित अगर किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट को मेंशन करते हैं। पहले तो हम आरबीसी के बारे में समझते हैं, फिर इसके बाद आरबीसी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आरबीसी कहाँ बनता है और कैसे टूटता है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। और आरबीसी के अंदर क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो जैसे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हीमोग्लोबिन कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना है, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मतलब कंप्लीट आरबीसी के बारे में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप कंप्लीट इस वीडियो को देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे किसके बारे में, आरबीसी के बारे में डिटेल रूप से। तो चलिए फ्रेंड पहला पॉइंट लिखते हैं जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप याद रखे रहेंगे। आरबीसी का जो पूरा नाम है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो आरबीसी का पूरा नाम क्या लिखेंगे, रेड, इसका नाम क्या है रेड, और उसके साथ साथ लिखते हैं ब्लड, और उसके बाद क्या नाम है कार्पू सेल्स, क्या लिखा जाता है कार्पू सेल्स लिखा जाता है। तो इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्प सेल्स, किसका, लाल रक्त कणिका का। तो इसे क्या बोला जाता है, रेड ब्लड कार्प सेल्स, अथवा बोलते हैं लाल रक्त कणिका हिंदी में। और इसी का दूसरा नाम लिखा जाता है फ्रेंड एरिथ्रोसाइट्स, क्या लिखते हैं, अथवा इसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। ये भी एग्जाम में एरिथ्रोसाइट्स से क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी एग्जाम में हमें फ्रेंड आरबीसी ना देकर वो क्या देता है एरिथ्रोसाइट दे देता है, तो वहाँ पे हमें समझना होता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। अथवा आरबीसी का फुल फॉर्म अगर कोई पूछता है तो इसका नाम क्या होता है, रेड ब्लड कार्प सेल्स अथवा लाल रक्त कणिका, और दूसरा नाम इसका क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आप याद रखे रहेंगे। पूछा जाता है कि आरबीसी का नाम बताइए, आरबीसी का दूसरा नाम बताइए, तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, एरिथ्रोसाइट होता है। या पूछता है आरबीसी का फुल फॉर्म, तो आप याद रखे रहेंगे रेड ब्लड कार्प सेल्स अथवा लाल रक्त कणिका। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें फ्रेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं, और इसे आप अपने क्या करेंगे नोट्स में मेंशन करेंगे, क्योंकि जब आप नोट्स में मेंशन करेंगे तभी ये प्रॉपर रूप से आपका तैयार होगा, अन्यथा क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड उसके बाद फिर लिखते हैं दूसरा पॉइंट। अब लिखते हैं मैमेलियन आरबीसी। मैमेलियन जो आरबीसी है, मैमेलियंस किसे बोला जाता है, स्तनधारी को, मतलब मैमल्स मीन्स होता है स्तनधारी। ऐसे जंतु जो अपने बेबी को क्या करें, मिल्क फीड करवाएं, उस प्रकार के जंतु को क्या बोला जाता है, मैमल्स, अथवा उसके साथ साथ स्तनधारी कहा जाता है। तो स्तनधारी भी कई प्रकार के होते हैं, जब हम उसका लेक्चर लेंगे तब स्तनधारी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ स्तनधारी ऐसे होते हैं जो बच्चे देने वाले होते हैं, और कुछ स्तनधारी ऐसे पाए जाते हैं जो अंडे देने वाले होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम टॉपिक लेंगे तब उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ हमारा जो टॉपिक है वो ब्लड से संबंधित है, इसलिए हम ब्लड के बारे में ही क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो आप याद रखेंगे जो मैमेलियन आरबीसी है, मतलब स्तनधारी का जो आरबीसी है वो कैसा होता है, बाइकोनकेव मीन्स होता है कि जो आरबीसी का शेप होता है किस आकार का होता है, डंबल के आकार का होता है, मतलब डमरू के आकार का। ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, बाइकोनकेव कहा जाता है। अब बाइकोनकेव के साथ साथ एक ऐसा होता है सर्कुलर होता है, क्या होता है, सर्कुलर मीन्स होता है गोलाकार। ठीक है, सर्कुलर मीन्स क्या होता है, गोलाकार। तो बाइकोनकेव का जो शेप है वो कैसा होता है, सर्कुलर अथवा गोलाकार होता है। तो आप याद रखे रहेंगे बाइकोनकेव मीन्स होता है डमरू के आकार का या डंबल के आकार का, और सर्कुलर मीन्स होता है गोलाकार। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें लिखेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इनके अंदर आरबीसी की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। तो मैमल्स जो धरती पर पाए जाने वाले मैमल्स, जितने भी धरती पर मैमल्स हैं, उनका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर आप फ्रेंड्स याद रखे रहेंगे जो केंद्रक होता है क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और पूछा जाता है कि आप बताइए शरीर की ऐसी कौन सी कोशिका है जिसे केंद्रक विहीन कोशिका कहा जाता है, तो आप फ्रेंड्स याद रखे रहेंगे उसका आंसर क्या होगा, आरबीसी अथवा रेड ब्लड कार्प सेल्स, अथवा उसके साथ साथ एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे, क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड मीन्स होता है जिसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब केंद्रक क्यों नहीं पाया जाता उसका भी हम लोग रीजन समझेंगे, लेकिन आप ये भी याद रखे रहेंगे धरती पे कुछ ऐसे जंतु हैं जो मैमल्स हैं, लेकिन उनके ब्लड के आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो अब कुछ हम लोग यहाँ एक्सेप्शन लिखेंगे, तो आप ये अपवाद याद रखे रहेंगे। अब क्या लिखते हैं, एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है, अपवाद,
मतलब कि कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनके आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। उन एनिमल का आप नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। कौन कौन एनिमल है? कैमल है और उसके साथ साथ लामा। ठीक है, कौन आता है? कैमल, कैमल और उसके साथ साथ एंड एक एनिमल और है लामा। ठीक है, तो कैमल हो गया और उसके साथ साथ लामा, इन दोनों जंतुओं का नाम आप याद रखे रहेंगे। इनके आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। बाकी और जो एनिमल हैं उनके अंदर क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड। और ये कैसे, इनका जो आरबीसी है, इनका आरबीसी आप याद रखे रहेंगे, आरबीसी कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड। इनका आरबीसी कैसा है, न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब कि इनके आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। और एक और होता है जिसे बोलते हैं कस्तूरी डियर, तो आप ये याद रखे रहेंगे, कैमल हो गया, लामा हो गया, कस्तूरी डियर हो गया। तो इन सब चीज़ जो एनिमल हैं, जो मैमल्स हैं, उनके आरबीसी के अंदर क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि बाई कॉनकेव शेप, जो यहाँ पे बाई कॉनकेव लिखे, मतलब डंबल के आकार का जो शेप लिखे हैं आरबीसी का, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड, अगला पॉइंट लिखेंगे कि जो बाई कॉनकेव लिखेंगे तो आप याद रखे रहेंगे, बाई कॉनकेव जो आरबीसी है, क्या लिखेंगे, बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव आरबीसी इंक्रीज लिखेंगे, बाई कॉनकेव आरबीसी इंक्रीज सरफेस एरिया। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे, जो बाई कॉनकेव शेप है किसका, आरबीसी का, बाई कॉनकेव जो शेप होता है आरबीसी का, वो क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया किसका बढ़ाता है, आरबीसी का। आरबीसी का सरफेस एरिया क्यों बढ़ाना जरूरी है, सरफेस एरिया इसलिए बढ़ाना जरूरी है, ठीक है, कि उसके आगे पूरा मेंशन कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ हीमोग्लोबिन, क्या लिख लेते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाया जाता है। इसीलिए जो आरबीसी का शेप होता है वो कैसा होता है, बाई कॉनकेव। अब जो आरबीसी है हमारे ब्लड के अंदर, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग हैं और उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के और भी अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी अपरेटस हो गया, या उसके साथ साथ केंद्रक हो गए, ये सब अनुपस्थित क्यों होते हैं? यदि आरबीसी के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी तो आरबीसी जो सेल है उसके अंदर जो स्पेस मिलेगा या जगह मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, और जब जगह कम मिलेगी तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और हीमोग्लोबिन की मात्रा यदि कम होगी तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। इसीलिए आरबीसी जो है, आरबीसी या आरबीसी कोशिका के अंदर जो केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी अपरेटस है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। लेकिन कुछ एनिमल हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, जिनमें कैमल हो गया, लामा हो गया, उसके साथ साथ कस्तूरी डियर हो गए, उनके जो आरबीसी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं। यदि धरती पे बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनके अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखे रहेंगे। पूछा जाता है कि मैमल स्तनधारी जो हैं उनका आरबीसी बाई कॉनकेव क्यों होता है, तो आप याद रखे रहेंगे, बाई कॉनकेव इसीलिए होता है क्योंकि जिससे सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा स्थान मिले, किसके लिए, हीमोग्लोबिन के लिए, और बहुत ज़्यादा स्थान मिलेगा तो हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होगी आरबीसी के अंदर सबसे अधिकतम होगी, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट आसानी से क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। अब उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, अगला पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, क्या लिखेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। तो जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसे जानते रहना क्या बोला जाता है, डोनेन मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, आरबीसी इज डोनेन मेम्ब्रेन, क्या बोला जाता है उसे, डोनेन मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है, डोनेन मेम्ब्रेन। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आरबीसी की, उसे क्या बोला जाता है, डोनेन मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब डोनेन मेम्ब्रेन आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल होती है। परमिएबल मीन्स होता है कि किसी चीज़ को इंटर करने में सहायता करना,
मतलब ब्लड के से प्लाज्मा के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, और बहुत सारी चीज़ें पाए जाने के कारण, क्योंकि आरबीसी एक प्रकार की क्या है, सेल है, उसे भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए जो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, बहुत परमिएबल होती है, मतलब कि पारगम झिल्ली जिसे बोलते हैं, बहुत पारगम होती है, और उसी को क्या बोला जाता है, डोनेन मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। और याद रख के रहना, ये क्या करता है, क्लोराइड एंड उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, मतलब कि हाईली परमिएबल, यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाईली परमिएबल, तो आप याद रखे रहेंगे हाईली परमिएबल। और ये परमिएबल किसके लिए होता है, आप याद रखे रहेंगे, क्लोराइड आयन और उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन। तो इसमें दो आयन का नाम आप याद रखे रहेंगे, क्लोराइड एंड उसके साथ साथ HCO3- अथवा इसे बोलते हैं बाइकार्बोनेट आयन। तो दो आयन ऐसे हैं जिसे बोला जाता है क्लोराइड आयन, और उसके साथ साथ बोला जाता है अगला बाइकार्बोनेट आयन। तो इन दो आयनों के लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, आरबीसी का, वो जानते रहना, इन्हें अलाउ करता, मतलब कि हाईली परमिएबल है, मतलब कि इन दोनों को बहुत ज़्यादा अलाउ करता है, जिससे कि क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर क्या कर सकें, आसानी से इंटर कर सकें। लेकिन दो आयन एक ऐसे हैं, उनका भी नाम याद रखे रहना, कौन कौन है, सोडियम आयन, कौन है, सोडियम एंड पोटेशियम आयन, लिखेंगे यहाँ एंड लिखेंगे सोडियम आयन और उसके साथ साथ पोटेशियम आयन। इन दोनों के लिए जानते रहना क्या है, इम्परमिएबल मीन्स होता है कि मतलब सोडियम आयन को और उसके साथ साथ पोटेशियम आयन को एंट्री नहीं देता है। तो ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट याद रख रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो डोनेन मेम्ब्रेन है आरबीसी के का जो मेम्ब्रेन है, डोनेन मेम्ब्रेन, वो किस आयन को क्या करती है, अलाउ करती है इंटर करने के लिए। तो आप याद रखे रहेंगे उन आयन में कौन कौन है, सोडियम आयन और उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर ऐसा कौन सा आयन है जो आरबीसी के अंदर इंटर नहीं कर सकता, वो भी आप याद रखे रहेंगे, कौन कौन है, सोडियम आयन और उसके साथ साथ क्या है, पोटेशियम आयन। ये दो आयन ऐसे हैं जो आरबीसी के अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट जानते रहना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। अब उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग फ्रेंड लिखते हैं किससे, आरबीसी से संबंधित। तो आप याद रखे रहेंगे, ठीक है, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या कहलाता है, डोनेन मेम्ब्रेन। और डोनेन मेम्ब्रेन से संबंधित चाहे मेडिकल एग्जाम हो चाहे अन्य कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें क्या किया गया है, क्वेश्चन को पूछा गया है। तो आप याद रखे रहेंगे कि कौन कौन, क्लोराइड आयन हो गया और उसके साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन हो गया, इन दोनों को डोनेन मेम्ब्रेन अलाउ करता है आरबीसी के अंदर जाने के लिए। लेकिन सोडियम आयन और उसके साथ साथ पोटेशियम आयन के लिए क्या होता है, इम्परमिएबल होता है, मतलब इनको जाने नहीं देता है। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट लिखते हैं किससे संबंधित, आरबीसी से संबंधित। तो आरबीसी से संबंधित अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो ऑर्गन सिस्टम जैसे हो गए, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए और उसके साथ साथ गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ठीक है, तो अब उसके बाद लिखते हैं कौन कौन, ऑर्गन सिस्टम एज, जैसे कौन कौन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और उसके साथ साथ क्या हो गया, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, क्या लिखेंगे, गाल्जी कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, गाल्जी कॉम्प्लेक्स ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके साथ साथ गाल्जी कॉम्प्लेक्स, अथवा इसी गाल्जी कॉम्प्लेक्स को किस नाम से जाना जाता है, गाल्जी ऑपरेटस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख रहे हैं, गाल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया अथवा इसी को गाल्जी ऑपरेटस बोलते हैं, और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये क्या होते हैं, आरबीसी के अंदर अनुपस्थित होते हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आरबीसी जो है वो हमारे बॉडी की एक प्रकार की सेल है, मतलब कोशिका। यदि कोशिका है तो उसे भी एनर्जी की आवश्यकता होगी,
क्योंकि प्रत्येक कोशिकाएं हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। यदि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है तो उससे भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी के अंदर वो याद रखे रहना किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जानते रहना बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एनर्जी की फॉर्मेशन में हमारे बॉडी के अंदर, प्रत्येक कोशिका के अंदर। तो आरबीसी भी एक प्रकार की सेल है। यदि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो उसके अंदर फिर कैसे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है और वो सेल कैसे फंक्शन प्ले करती है, ठीक है। तो आप याद रखे रहेंगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया कि आप बताइए ऐसा कौन सा ऑर्गन सिस्टम है या ऐसा कौन सा अंग है, ठीक है, या ऐसा कौन सा अंग है जिसके कारण ऐसा कौन सा अंग है जो आरबीसी के अंदर क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो आप याद रखे रहेंगे, केंद्रक हो गया, उसके साथ साथ गाल्जी ऑपरेटस हो गया और उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है कि यदि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो फिर इनके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब इस पॉइंट को हम लोग मेंशन करते हैं और देखते हैं कि आरबीसी के अंदर कौन से ऐसा श्वसन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण उनके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार का श्वसन होता है, एक बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन और एक बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो याद रखे रहना कि शरीर की जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं हमारे बॉडी के अंदर उनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और बॉडी की ऐसे बहुत सारी कुछ कोशिकाएं हैं जिनके अंदर एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, जिसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यदि ऑक्सीजन, अब यहाँ आप ये इमेजिन करिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का फॉर्मेशन करता तो जो आरबीसी है वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा है तो सारा ऑक्सीजन यूटिलाइज कौन कर लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जब सारा ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेता है तो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं तक ऑक्सीजन आसानी से नहीं पहुंच पाता। इसीलिए याद रखे रहना, आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और इसके अंदर जो श्वसन होता है वो क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। तो याद रखे रहना, आप क्या लिखेंगे, एब्सेंस, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति में एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आरबीसी सो मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति में जो आरबीसी है वो किस प्रकार का श्वसन करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। क्या करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन, क्या करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है। तो मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अनुपस्थिति में जो आरबीसी है वो किस प्रकार का श्वसन करता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करता है, ठीक है। तो आप ये याद रखे रहेंगे, ये एग्जाम में क्या किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा कि आप बताइए यदि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आरबीसी के अंदर अनुपस्थित है तो फिर आरबीसी के अंदर किस प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, वो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। अब यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे उसके अंदर कौन सा श्वसन होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। और इसी एनारोबिक रिस्पायरेशन को क्या बोला जाता है, अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन के द्वारा जो आरबीसी है वो क्या किसका फॉर्मेशन करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। और इसी एनर्जी का उपयोग करके वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो इतने पॉइंट आप याद रहेंगे जो एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि आरबीसी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है और जानना है कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आरबीसी से संबंधित आता है। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, तो याद रखे रहें जो एंटीजन है, ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर बहुत प्रकार के क्या हैं, एंटीजन पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप से संबंधित। क्योंकि ब्लड ग्रुप या रक्त कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों को हम जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तब ब्लड ग्रुप से संबंधित जब लेक्चर लेंगे तब उसमें हम ब्लड को देखेंगे कितने प्रकार का रक्त होता है, उन सब चीज़ों को हम क्या करेंगे, यहाँ डिस्कस करेंगे। तो लेकिन ये याद रखे रहें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एंटीजन है वो याद रखे रहें ब्लड ग्रुप से संबंधित वो कहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे एंटीजन, क्या लिखेंगे, एंटीजन। तो आप क्या लिखेंगे, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है, क्या लिखेंगे, एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप
एंटीजन ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट इन आरबीसी सरफेस, क्या लिखेंगे, आरबीसी सरफेस, मतलब कि जो एंटीजन होता है वो आरबीसी के किस सतह पर, सरफेस पर पाया जाता है। तो एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि आप बताइए जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप का एंटीजन कहाँ पाया जाता है। तो आप याद रखे रहेंगे ब्लड ग्रुप का एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट आप याद रखे रहेंगे, जो सिंगल आरबीसी होगा, क्या लिखेंगे, सिंगल आरबीसी पेल येलो कलर, पेल येलो कलर। ठीक है, पेल येलो कलर। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, जो सिंगल आरबीसी होता है वो किस कलर का होता है, पेल येलो कलर मीन्स होता है कि बहुत हल्का किस कलर, पीले कलर का। और हमने प्लाज्मा के बारे में डिस्कस किया था, जो प्लाज्मा है वो भी किस कलर का है, पेल येलो के कलर का है। और क्यों है ये भी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि उसके अंदर एक वर्णक अथवा पिगमेंट पाया जाता है जिसे बोलते थे बिलिरुबिन अथवा बिलिरुबिनोजन। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लेक्चर नंबर 1 में क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। तो सिंगल जो आरबीसी होगा वो किस कलर दिखाई देगा, ये दिखाई देगा पेल येलो कलर। ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट, ग्रुप आरबीसी, क्या लिखेंगे, ग्रुप आरबीसी इन रेड कलर। ठीक है, किस कलर में मिलेगा, रेड कलर में। तो जो ग्रुप मतलब समूह में आरबीसी आप देखेंगे वो किस कलर हमें दिखाई देगा, लाल कलर दिखाई देगा। और लाल कलर क्यों आता है ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। क्यों आता है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जानते रहना दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक बोलते हैं हीम और एक बोलते हैं ग्लोबिन। हीम जो है वो है आयरन कंटेनिंग पार्ट और ग्लोबिन जो है प्रोटीन है। तो आयरन कंटेनिंग पार्ट के कारण जो रक्त का लाल रंग है वो किसके कारण आता है, हीमोग्लोबिन के कारण आता है। उसके बाद अब हम लोग अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, जो रेड ब्लड कार्टिलेज अथवा लाल रक्त कणिकाओं से संबंधित है उसको हम क्या करते हैं, नोट्स करते हैं। और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो जितना पॉइंट हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं सारे पॉइंट किसी न किसी एग्जाम में ब्लड से संबंधित क्या किए गए हैं, लाल रक्त कणिकाओं से पूछे गए हैं। तो आपको अभी बताया गया कि जो ग्रुप में आरबीसी है वो किस कलर दिखाई देता है, लाल कलर दिखाई देता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, इसमें अगर पूछता है कि रिस्पायरेटरी पिगमेंट, ठीक है, लिखेंगे अगला पॉइंट, आरबीसी रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स, मतलब पूछता है क्वेश्चन कि आरबीसी के अंदर जो है वो रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स कौन सा है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो आप याद रखे रहेंगे, और आरबीसी रिस्पायरेटरी पिगमेंट किसको बोला जाता है, हेमोग्लोबिन को बोला जाता है। किसे बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन जानते रहना, हेम आयरन एंड उसके साथ साथ ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट जानते रहना क्या है, हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए आरबीसी के अंदर जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट अथवा श्वसन वर्धक होता है उसे क्या बोला जाता है, हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट फ्रेंड लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखी रहना, इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग भी आता है। और इसी हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, इसी हीमोग्लोबिन को रिस्पायरेटरी पिगमेंट अथवा श्वसन वर्धक कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं, जो मॉलिक्यूलर वेट किसका, आरबीसी का, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरबीसी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया जाता, पूछा जाता है कि आप बताइए आरबीसी का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होता है। तो आरबीसी का मॉलिक्यूलर वेट आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरबीसी ईच हीमोग्लोबिन, क्या लिखेंगे, ईच हीमोग्लोबिन। तो ईच हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो याद रखे रहना, 67,200 कितना होता है, डाल्टन होता है। कितना होता है, डाल्टन। ठीक है, तो आप ये याद रखे रहेंगे, ये एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है।
तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आरबीसी इच हीमोग्लोबिन, मतलब कि आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। प्रत्येक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट आप याद रखेंगे 67,200 डाल्टन होता है। तो ये भी एग्जाम में क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं आरबीसी से संबंधित। अब देखिए आरबीसी से संबंधित कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। यदि हम मेडिकल एग्जाम का पेपर देते हैं तो मेडिकल एग्जाम में ज़्यादा करके इन सब चीज़ों से क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। बाकी अन्य जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें बहुत सरल सरल क्वेश्चन ब्लड से संबंधित आते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रख के रहेंगे। प्रत्येक हीमोग्लोबिन का जो वेट है आरबीसी के अंदर वो कितना होता है, 67,200 डाल्टन होता है। उसके बाद अब हम लोग लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ आरबीसी। अगला पॉइंट लिखते हैं कंपोजिशन ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो आप याद रखे रहेंगे आरबीसी के अंदर मैक्सिमम जो चीज़ मिलेगी वो क्या मिलेगी, वाटर। क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसमें 90 से 92% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। बाकी जो और भी चीज़ें बची हैं उसमें प्लाज्मा हो गया और उसके साथ साथ रुधिर कणिकाएँ हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। लेकिन आप याद रखे रहेंगे 90 से 92% हमारे ब्लड में सिर्फ क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है। लेकिन अब उसी पानी की मात्रा को हम लोग किसके अंदर देखते हैं, आरबीसी के अंदर। मतलब कि वाटर की मात्रा आरबीसी के अंदर कितना है, तो ये भी आप याद रखे रहेंगे। पानी, आरबीसी जो है रेड ब्लड कॉर्पस्कल अथवा लाल रक्त कणिका, उसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो आप याद रखेंगे कितना परसेंट पाया जाता है, 60% आरबीसी के अंदर क्या होता है, पानी पाया जाता है। तो वाटर का हमारी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ब्लड के अंदर आप याद रखेंगे लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस किए थे ब्लड के अंदर 90 से 92% क्या होता है, वाटर पाया जाता है। और आरबीसी के अंदर कितना वाटर होता है, 60%। और उसके साथ साथ 60% के साथ साथ और इसमें याद रखे रहना अगर कंपोजिशन ऑफ आरबीसी आप देख रहे हैं तो वाटर कितना है, 60% है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन जो होता है ये भी आप याद रखे रहेंगे। हेमोग्लोबिन तो हेमोग्लोबिन याद रखे रहना कितना परसेंट होता है, 40%। आरबीसी के अंदर 40% हेमोग्लोबिन होता है और वाटर कितना होता है, 60% होता है। तो ये दो चीज़ आप याद रखे रहेंगे जो एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो अब तक जितना पॉइंट हम लोग लिखे हैं वो किससे संबंधित था, आरबीसी से संबंधित। अब उसी आरबीसी के अंदर एक पार्ट होता है जिसे बोला जाता है हीमोग्लोबिन, अथवा उसी को रिस्पायरेटरी पिगमेंट अथवा श्वसन वर्णक कहा जाता है। तो अब आइए फ्रेंड हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, रिस्पायरेटरी पिगमेंट अथवा श्वसन वर्णक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं रिस्पायरेटरी पिगमेंट क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। और हीमोग्लोबिन आप फ्रेंड याद रख के रहेंगे, हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी के अंदर मैक्सिमम पाया जाता है। आरबीसी के अंदर अगर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन होगा तभी जानते रहना कि जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसीलिए आरबीसी के अंदर और सारे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जिससे आरबीसी के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में किसका भंडारण हो सके, हीमोग्लोबिन का भंडारण हो सके। यदि मैक्सिमम अमाउंट में हीमोग्लोबिन का भंडारण होगा तभी आसानी से ऑक्सीजन का क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो अब उसके बाद हम लोग किसके बारे में समझते हैं, हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे हेमोग्लोबिन के बारे में। तो हेमोग्लोबिन क्या है और हेमोग्लोबिन किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो अब हम टोटली समझते हैं हेमोग्लोबिन के बारे में। तो हेमोग्लोबिन आप याद रखे रहना फ्रेंड, दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, हेम। ठीक है, एक पार्ट को क्या बोला जाता है, हेम कहा जाता है। और हेम को क्या बोला जाता है, आयरन कंटेनिंग पार्ट। इसी हेम को क्या बोलते हैं, आयरन कंटेनिंग पार्ट। और ये हेम जानते रहना कितना परसेंट होता है, ये 5% पाया जाता है। ठीक है, ये कितना पाया जाता है, 5%। हेम कितना होता है, हीमोग्लोबिन के अंदर 5% होता है। और हेम जानते रहना है जो 5% होता है ये आयरन कंटेनिंग एंड उसके साथ साथ प्रोफायरिन। ठीक है, तो ये भी आप याद रखे रहेंगे क्या चीज़ है, आयरन एंड उसके साथ साथ क्या लिखेंगे, प्रोफायरिन। तो आप याद रखे रहेंगे क्या है, प्रोफायरिन। ठीक, तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे क्या क्या चीज़ होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर कितना पाया जाता है, 5% पाया जाता है। और 5% में कौन कौन, हेम में कौन है, आयरन है, अथवा उसे क्या बोला जाता है, प्रोफायरिन कहा जाता है। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखे रहेंगे।
और उसके साथ साथ अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट इसमें याद रखे रहेंगे, जो आयरन होता है वो याद रखे रहना किस स्टेट में होता है। तो आयरन जो आयरन है, आयरन तो लिखेंगे जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन के अंदर कैसे पाया जाता है। तो आयरन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, तो क्या लिखेंगे, आयरन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, क्या लिखेंगे, Fe+2 आयन। ठीक है, क्या लिखेंगे, Fe+2 आयन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन होता है वो किस अवस्था में होता है, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आप याद रखे रहेंगे आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दो प्रकार का होता है, एक बोलते हैं Fe+2 और एक बोलते हैं Fe+3। यदि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता है कि आप बताइए हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या किस स्टेट में पाया जाता है, और ये ऑप्शन देता है Fe+2 एंड Fe+3, तो आप वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कौन सा, Fe+2, क्योंकि सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, Fe+2 होगा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जानते रहना आयरन किस स्टेट में पाया जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में, Fe+2 स्टेट में पाया जाता है। तो ये भी एग्जाम आप पॉइंट व्यू से जो पॉइंट है क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप याद रखे रहेंगे। और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे किसके बारे में, हीमोग्लोबिन की। ठीक है, और हीमोग्लोबिन के बारे में अगर याद रखे रहना, उसके बाद अगला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट लिखेंगे तीसरा, इसमें आप लिखेंगे ईच हीमोग्लोबिन आप याद रखे रहना, प्रत्येक हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। प्रत्येक मीन्स होता है इसमें एक एक हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन, ईच अगर वर्ड लग गया तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्येक हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो याद रखें प्रत्येक हीमोग्लोबिन कैरीज ऑफ 4 ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूल, क्या बोलेंगे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये आप याद रखें कैरी ऑफ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, जो प्रत्येक हीमोग्लोबिन है, ये प्रत्येक हीमोग्लोबिन याद रखे रहना क्या करता है, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है। तो प्रत्येक हीमोग्लोबिन आप याद रखे रहेंगे कितने ऑक्सीजन को पकड़ता है, 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है। तो ये एग्जाम में क्या किया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि आप बताइए एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है। तो आप याद रखे रहेंगे एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेकर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो पॉइंट है क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आप बताइए एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या किया गया, पूछा गया है। तो आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे कितना, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है कौन, ईच हीमोग्लोबिन, मतलब प्रत्येक हीमोग्लोबिन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद आप याद रखे रहेंगे हीम तो हो गया आयरन कंटेनिंग पार्ट। अब दूसरा पार्ट हम लोग लिखते हैं, तो ये पहला पार्ट था मान लेते हैं, और दूसरा पार्ट हम लोग मेंशन करते हैं क्या, ग्लोबिन। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, ग्लोबिन। ग्लोबिन आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड्स क्या है, एक प्रकार की ये प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन, जिसे क्या बोला जाता है, प्रोटीन कहा जाता है। तो ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है। और ये प्रोटीन जानते रहना जब आयरन से जुड़ता है तब किसका फॉर्मेशन करता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। जब हीमोलिसिस होता है, हीमोलिसिस मीन्स होता है लाल रक्त कणिकाओं का टूटना, किसके अंदर, स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन को ही क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की आत्मघाती थैली कहा जाता है। जब 120 दिन के बाद आरबीसी नष्ट होती है तो वो हीम और प्लस उसके साथ साथ ग्लोबिन प्रोटीन में टूटती है। हीम जो है वो बॉडी से बाहर एक्सक्रीटा के द्वारा बाहर निकल जाता है, लेकिन जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो क्या करता है, नेक्स्ट आयरन से जुड़कर वो एक नए हीमोग्लोबिन का क्या कर लेता है, फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस पॉइंट को आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। ग्लोबिन क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है जो आयरन से जुड़कर किसका निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, ये ग्लोबिन प्रोटीन, ठीक है, 4 पेप्टाइड, क्या बोलते हैं, 4 पेप्टाइड्स चेन
मतलब कि इस प्रोटीन के अंदर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के पेप्टाइड्स चेन पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? हीमोग्लोबिन के अंदर। तो 4 प्रकार के पेप्टाइड चेन होते हैं किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। पेप्टाइड्स, 4 प्रकार के पेप्टाइड चेन पाए जाते हैं किसके अंदर? हीमोग्लोबिन के अंदर। तो हीमोग्लोबिन 4 प्रकार के पेप्टाइड चेन्स मिलकर बना होता है। तो अब उन सारे चेन को हम समझते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर कौन कौन चेन पाया जाता है। एक बोलते हैं अल्फा पेप्टाइड, और दूसरा जो होता है उसे बोला जाता है बीटा पेप्टाइड, और तीसरा जो चेन होता है उसे क्या बोलते हैं? गामा पेप्टाइड, और जो चौथा होता है उसे बोलते हैं डेल्टा पेप्टाइड्स। मतलब 4 प्रकार की प्रोटीन की चेन पाई जाती हैं किसके अंदर? ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर। और यही चारों प्रकार की जो पेप्टाइड चेन है, जब ये आयरन कंटेनिंग कंपाउंड से जुड़ती हैं तब जाके किसका फॉर्मेशन करती हैं? हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करती हैं। तो अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं कि कौन कौन चेन है। तो पहला चेन फ्रेंड्स मिलेगा जिसे बोलते हैं अल्फ़ा, क्या बोला जाता है? अल्फ़ा पेप्टाइड चेन कहा जाता है। ठीक है, तो पहला चेन हम लोग लिखते हैं ग्लोबिन का, प्रोटीन का। तो पहला है अल्फ़ा पेप्टाइड्स चेन, पेप्टाइड्स चेन। तो पहला चेन है अल्फ़ा पेप्टाइड्स चेन। तो ग्लोबिन प्रोटीन जो है वो 4 प्रकार की पेप्टाइड चेन्स मिलकर बनी होती है। तो पहला जो चेन है उसे बोलते हैं अल्फ़ा पेप्टाइड्स से क्या बोला जाता है? चेन कहा जाता है। तो अल्फ़ा पेप्टाइड जो चेन है, ये अल्फ़ा पेप्टाइड चेन आप याद रखे रहेंगे, वो 141 एमिनो एसिड से मिलकर क्या होता है? बना होता है। मतलब कि जो अल्फ़ा पेप्टाइड चेन है वो 141 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के अमीनो अम्ल हैं, हमारे बॉडी के अंदर कितने अमीनो अम्ल होते हैं? 20 प्रकार के, जिसमें से 10 क्या है? इसेंशियल हैं, और 10 नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। मतलब कि 10 को आवश्यक अमीनो अम्ल बोला जाता है और 10 को अनावश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। और अमीनो अम्ल को ही बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मतलब कि यही अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर एक लार्ज चेन का निर्माण करते हैं जिसे प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारे बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो प्रोटीन बनती हैं किसके कारण बनती हैं? अमीनो एसिड के कारण बनती हैं। जब 141 अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तब जाके किस चेन का निर्माण करते हैं? अल्फ़ा पेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। और दूसरा जो चेन इसमें पाया जाता है ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर, आप याद रखे रहेंगे, उसे क्या बोला जाता है? बीटा पेप्टाइड चेन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बीटा पेप्टाइड चेन्स कहते हैं। तो बीटा पेप्टाइड चेन्स फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे, ये कितने प्रकार के अमीनो अम्ल से बनकर बना होता है? तो बीटा पेप्टाइड जो चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन इसे बोला जाता है। ये याद रखे रहना, 146 किसे बोला जाता है? 146 अमीनो एसिड। ये कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? 146 अमीनो अम्ल से मिलकर क्या बना होता है? बीटा पेप्टाइड चेन बना होता है। और उसके बाद जो तीसरा चेन है, इसमें आप याद रख रहे हैं गामा पॉलीपेप्टाइड, सही बोला जाए तो इसका नाम क्या है? अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसे बोलते हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन। और तीसरा जो इसमें पाया जाता है वो है गामा पॉलीपेप्टाइड चेन, क्योंकि इसमें पॉली वर्ड लगा क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर वेट है अमीनो एसिड का वो क्या है? सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा होने के कारण इसे क्या बोला जाता है? पॉली। पॉली मतलब एक बहुत लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो इसमें आप पॉली वर्ड लिख सकते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे? यहाँ हम लिखते हैं, इसमें आप याद रखे रहना, इसे क्या बोला जाता है? अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसे बोलते हैं बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसमें लिखते हैं गामा पॉली, क्या लिखेंगे? पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड्स चेन। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे गामा पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो गामा पॉलीपेप्टाइड चेन है ये भी जानते रहना एक लार्ज अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो जो गामा पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ये भी आप याद रखे रहेंगे कितना? 146 अमीनो एसिड से क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो मतलब कि गामा पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर कितना अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? 146 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अब जरा सोचिए कि हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कितना लार्ज स्ट्रक्चर होगा। मतलब हीमोग्लोबिन की अगर संरचना बनाने को दिया जाए तो हीमोग्लोबिन की कितनी बड़ी संरचना बनेगी। ज़रा सोचिए कि इसमें जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये 4 पेप्टाइड से मिलकर बना है। अभी हमने 3 पेप्टाइड के बारे में लिखा है, अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 146 अमीनो एसिड हैं, और दूसरा है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जिसमें 146 अमीनो एसिड हैं, और उसके साथ साथ गामा पॉलीपेप्टाइड चेन जिसके अंदर 146 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। और जो तीसरा हो गया, उसके बाद चौथा जो अमीनो एसिड है किसके अंदर? ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर।
तो ग्लोबुलिन प्रोटीन के अंदर जो चौथा अमीनो अम्ल है उसे बोलते हैं डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, तो चौथा जो चेन है उसे क्या बोला जाता है? बोला जाता है डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स चेन। ठीक है, तो जो डेल्टा पॉलीपेप्टाइड्स क्या है चेन है, वो चौथा चेन है किसका? ग्लोबुलिन प्रोटीन का। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन 4 पेप्टाइड चेन्स मिलकर बना होता है। पहला पेप्टाइड है अल्फा पॉलीपेप्टाइड, दूसरा है बीटा पॉलीपेप्टाइड, तीसरा है गामा पॉलीपेप्टाइड, और चौथा जो है वो क्या है? डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। और जो डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन है, आप ये याद रखे रहेंगे फ्रेंड, ये भी कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? ये भी 146 अमीनो अम्ल से क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो याद रखे रहेंगे 146। ठीक है, अमीनो एसिड, एमिनो एसिड, ये भी आप याद रखे रहेंगे 146 अमीनो अम्ल से मिलकर ये चारों चेन श्रृंखलाएं क्या होती हैं? बनती हैं। और जब ये चारों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती हैं तब जाके किसका फॉर्मेशन करती हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन। और यही ग्लोबुलिन प्रोटीन जब आयरन कंपाउंड से मिलता है तब जाके किसका फॉर्मेशन करता है? हीमोग्लोबिन का। तो अब आपको समझ में आया होगा कि हीमोग्लोबिन कितने चीज़ों से मिलकर बना है और कितना एक कम्प्लेक्स संरचना है। अब उसके बाद थोड़ा और लिखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। और हीमोग्लोबिन अगर आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि जो हीमोग्लोबिन है वो कितने प्रकार का होता है, अगला हम लोग टाइप्स लिखते हैं, टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। क्या लिखते हैं? टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, तो टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब हीमोग्लोबिन के प्रकार बताइए। हम यहाँ जितनी भी चीज़ें लिख रहे हैं, अब इससे बाहर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे के आए कंपटीशन एग्जाम, अगर उसमें ब्लड से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि हम टोटली ब्लड के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी ले रहे हैं कि टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन कितने प्रकार की होती है। तो हीमोग्लोबिन आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड्स कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। मतलब इसके कितने 3 टाइप्स हैं। तो 3 टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन हीमोग्लोबिन के कैसे कैसे प्रकार हैं। तो 3 प्रकार के हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। अब ये 3 प्रकार के जो हीमोग्लोबिन हैं कैसे बनते हैं? उनके बनने का कारण है कि चेन में डिफ्रेंसिएशन होना, मतलब कि श्रृंखला, जो श्रृंखला है वो वही श्रृंखला के कारण ही डिसाइड होता है कि हीमोग्लोबिन कितने प्रकार की होती है। जो चेन हम यहाँ लिखे हैं ना, अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, उसके साथ साथ बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन और उसके बाद गामा पॉलीपेप्टाइड चेन, यही दोनों पेप्टाइड जो चेन है ये जब मिलते हैं, ठीक है, तो यही निर्माण करते हैं हीमोग्लोबिन के प्रकार का। ठीक है, तो पहला जो हीमोग्लोबिन का प्रकार हम लोग लिखते हैं, पहला प्रकार हीमोग्लोबिन का क्या होता है? HbA1। ठीक है, क्या बोला जाता है? लिखेंगे HB मीन्स होता है हीमोग्लोबिन। HB मीन्स क्या होता है? हीमोग्लोबिन। और यहाँ लिखेंगे कैपिटल A1, मतलब कि पहला प्रकार हीमोग्लोबिन का। तो पहला प्रकार जो हीमोग्लोबिन का है, मतलब A मीन्स होता है अमीनो एसिड। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के अंदर अमीनो एसिड का चेन कैसा है, तो उसी को बोला जाता है हीमोग्लोबिन के प्रकार। तो इसमें आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, अगर HbA1 हीमोग्लोबिन मिलता है तो उसके अंदर याद रखिएगा 2 अल्फा चेन है और इसके साथ साथ क्या मिलता है? 2 बीटा चेन मिलता है। मतलब कि 2 अल्फा एंड उसके साथ साथ 2 बीटा। यदि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन आपस में मिलते हैं तब जाके कौन सा हीमोग्लोबिन बनता है? HbA1 हीमोग्लोबिन बनता है। ठीक है, तो ये पहला प्रकार है हीमोग्लोबिन का, जिसमें आप याद रखे रहना 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन जब आपस में मिलते हैं तब जाके HbA1 क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, मतलब चेन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद दूसरा जो हम प्रकार लिखेंगे हीमोग्लोबिन का, तो ये दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार समझ में आया, जब 2 अल्फा चेन, मतलब कि 2 अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन और उसके साथ साथ 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, जब ये दोनों चेन मिल जाते हैं तब जाके कौन सा अमीनो अम्ल बनता है और वो कौन सा हीमोग्लोबिन बनता है? HbA1। उसके बाद दूसरा जो हीमोग्लोबिन होता है वो होता है HbA2। दूसरा हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? HbA2 होता है। तो HbA2 में आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, इसमें क्या होता है? 3 अल्फा चेन पाए जाते हैं और उसके साथ साथ 2 इसमें क्या पाए जाते हैं? डेल्टा चेन पाए जाते हैं। तो समझ में आया फ्रेंड, इसमें 2 अल्फा चेन है, मतलब कि 3 अल्फा चेन है और प्लस क्या लिखेंगे? 2 डेल्टा चेन। ठीक है,
यदि किसी हीमोग्लोबिन के अंदर 3 अल्फा चेन और उसके साथ साथ 2 डेल्टा चेन पाया जाता है तो उस प्रकार के हीमोग्लोबिन के क्या बोलते हैं, HbA2 हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तीसरा जो हीमोग्लोबिन का प्रकार है फ्रेंड वो क्या होता है, HB, ठीक है, एफ होता है। HbF मीन्स होता है फेटल, ठीक है। अगला हीमोग्लोबिन क्या होता है, HbF, और एफ का मीन्स यहाँ याद रखे ना, फेटल मीन्स होता है। फेटल मीन्स होता है जो भ्रूण होता है, ठीक है, मतलब भ्रूण के अंदर, ठीक है। क्या लिखेंगे, फेटनल, ठीक है, क्या लिखेंगे, फेटनल, मतलब कि फेटनल के अंदर जो क्या पाए, फेटल लिखेंगे, फेटनल नहीं फेटल, ठीक है, फेटल। तो आप याद रखे रहेंगे भ्रूण के अंदर जो हीमोग्लोबिन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, HbF टाइप का। तो HB जो F टाइप है वो इसका मतलब क्या है, फेटल चेन। और इसमें आप याद रखेंगे फ्रेंड 2 अल्फा चेन होता है और उसके साथ साथ 2 गामा। इसमें 2 अल्फा चेन है और क्या मिलेगा, 2 गामा चेन मिलता है। तो ये 3 प्रकार के हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे कि 3 प्रकार के हीमोग्लोबिन में कौन कौन है। HbA1 जो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर बना होता है। दूसरा हीमोग्लोबिन है HbA2 और ये 3 अल्फा चेन और 2 डेल्टा चेन से मिलकर बना होता है। और तीसरा हीमोग्लोबिन है HbF जिसे फेटल अथवा भ्रूण के अंदर पाया जाता है। ये 2 अल्फा चेन और उसके साथ साथ 2 गामा चेन से मिलकर बना होता है। तो इतनी चीज़ें फ्रेंड आपको अब समझ में आ गया होगा कि हीमोग्लोबिन एक पॉलीपेप्टाइड चेन होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ साथ इसमें क्या पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग पार्ट पाया जाता है। अब उसके आगे हम लोग फ्रेंड पढ़ते हैं तो इतना चीज़ें आपको समझ में आया होगा किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे और इससे बाहर ना तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप इतना याद रखते हैं तो ब्लड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का पेपर दीजिए, यदि उस पेपर में आप ब्लड से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं तो आप यहीं से क्वेश्चन पाएंगे। उसके बाद फ्रेंड आइए अब हम लोग समझते हैं। अब याद रखे रहना जो हीमोग्लोबिन है मतलब जिसमें 2 अल्फा चेन और उसके साथ साथ 2 बीटा चेन जो पाया जा रहा है वो क्यों पाया जा रहा है, वो 2 डेल्टा चेन, ठीक है। मतलब कि जो फेटल, सीधे समझते हैं जो फेटल हीमोग्लोबिन है जिसे HbF बोला जाता है। और उस फेटल हीमोग्लोबिन में अभी हमने बताया कि कौन कौन सी चेन होती हैं, 2 अल्फा चेन है और उसके साथ साथ 2 गामा चेन पाई जाती हैं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है उसमें ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन करने की मैक्सिमम क्षमता होनी चाहिए। भ्रूण का जो भ्रूण है उसका क्या डेवलपिंग फेज है, डेवलपिंग फेज में उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने के कारण ऑक्सीजन को बहुत तेज़ी से क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए भ्रूण के अंदर किस टाइप का हीमोग्लोबिन होता है, HbF टाइप का क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे क्या किया जा सके, आसानी से ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, कैरी किया जा सके, ठीक है। तो आप याद रखेंगे एडल्ट के कंपेरिजन में मतलब कि वयस्क की तुलना में भ्रूण के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो किस टाइप का होता है, HbF टाइप का। उसके अंदर 2 अल्फा और उसके साथ साथ 2 गामा चेन पाई जाती हैं। इसलिए भ्रूण मैक्सिमम अमाउंट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। तो ये चीज़ें आप फ्रेंड्स याद रखे रहेंगे। उसके बाद अब हम लोग आते हैं RBC के साइज़ पर, ठीक है। अब इसको हीमोग्लोबिन को मिटाते हैं। अब उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं RBC का साइज। क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट है RBC साइज। RBC साइज मतलब कि RBC जो है वो कितने बड़े में होती है, उसके आकार कितना है, मतलब कि वो कितना छोटा है या उसके साथ साथ कितना बड़ा है। RBC साइज मीन्स होता है आकार, ठीक है। तो आप याद रखेंगे रहेंगे जो RBC है वो RBC का जो साइज है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर, मतलब कि विभिन्न प्रकार के जंतु जो हैं उनमें वैरी करता है। इसलिए हम लोग यहाँ ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ह्यूमन। ह्यूमन मीन्स होता है इंसान के अंदर जो RBC का शेप होता है वो फ्रेंड आप याद रखेंगे कितना होता है, 7.5 माइक्रोन। कितना होता है, 7.5 माइक्रोन का आकार होता है, या आकार का होता है क्या, इंसान के अंदर RBC। तो RBC का शेप कितना होता है, 7.5 माइक्रोन। यदि RBC का शेप मतलब कि RBC का शेप कभी कभी बदल सकता है, बहुत सारी बीमारियों के कारण RBC का शेप चेंज हो जाए। जैसे एक बीमारी आप लोग पढ़े होंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के बारे में यदि आप जानते हैं, जब हम लेक्चर लेंगे विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक बीमारियों के बारे में,
या उसके साथ साथ और भी बीमारियों के बारे में फिर वहाँ हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में क्या होता है, आरबीसी का शेप बदल जाता है, मतलब कि हंसिए के आकार का हो जाता है। और उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और उसके अंदर ऑक्सीजन कैरी करने की जो कैपेसिटी होती है बहुत कम हो जाती है। तो आप याद रखे रहेंगे, मानव के अंदर जो आरबीसी है उसका शेप कितना होता है, 7.5 माइक्रोन। और 7.5 माइक्रोन के साथ साथ यदि आरबीसी का शेप बदलता है, ठीक है, तो यदि आरबीसी का शेप बदलता है, जैसे कि लिखा जाए चेंज द साइज, चेंज द साइज ऑफ आरबीसी, चेंज द साइज ऑफ आरबीसी। यदि आरबीसी का शेप बदलता है तो उस प्रोसेस को किस नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम में क्या किया गया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो यदि आरबीसी का शेप बदलता है तो उसे क्या बोलते हैं, एनाइसोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है, एनाइसोसाइटोसिस, एनाइसोसाइटोसिस क्या बोला जाता है उसे, एनाइसोसाइटोसिस। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे इस बीमारी को क्या बोला जाता है, साइटोसिस बोला जाता है। साइटोसिस मीन्स होता है आरबीसी का शेप क्या कर जाना, बदल जाना अथवा चेंज हो जाना। तो साइटोसिस मीन्स होता है कि आरबीसी की शेप में क्या हो जाना, बदलाव हो जाना या आकार में परिवर्तन हो जाना। तो उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, साइटोसिस कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। यदि एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ लेता कि आप बताइए कि मान लो कोई बीमारी का नाम दे देता है, उसमें बोल देता है कि आरबीसी का शेप जो है नॉर्मल अवस्था से इस अवस्था में परिवर्तित हो गया है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। तो आप याद रखे रहेंगे उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, एनाइसोसाइटोसिस कहा जाता है या एनसिस्टोसिस बोलते हैं इसे, एनसिस्टोसिस भी आप पढ़ सकते हैं। तो एनसिस्टोसिस मीन्स होता है आरबीसी की साइज में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। तो ये भी एग्जाम में क्या किया गया फ्रेंड, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये इतना याद रखे रहेंगे। अब एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये आरबीसी का शेप बदलता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे कारण होते हैं आरबीसी के शेप बदलने में। कुछ आनुवंशिक कारण होते हैं, कुछ विटामिन डिफिशियंसी के कारण होते हैं और कुछ आयरन की कमी के कारण होते हैं। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं कि एनसिस्टोसिस की जो प्रक्रिया होती है वो किसके कारण होती है। तो पहला पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे कि एनसिस्टोसिस की जो प्रक्रिया है वो किसके कारण होती है। यदि आप याद रखे रहना कि विटामिन बी12 की डिफिशियंसी है, क्या लिखेंगे, विटामिन बी12, विटामिन बी12। यदि विटामिन बी12 को किस नाम से जाना जाता है, साइनोकोबालामिन। जब हम विटामिन वाला सारा लेक्चर लेंगे तब उसमें हम विटामिन के विभिन्न प्रकार के रासायनिक नामों को, उनके डिफिशियंसी से होने वाली बीमारी और उसके साथ साथ सोर्स, इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जल्दी हम इस लेक्चर को लेंगे और डिस्कस करेंगे कौन कौन विटामिन है, उनका क्या क्या हमारे शरीर में योगदान है। तो आप याद रखेंगे जो विटामिन बी12 है उसी का नाम क्या होता है, साइनोकोबालामिन। यदि हमारे शरीर के अंदर विटामिन बी12 अथवा साइनोकोबालामिन की कमी है, ठीक है, विटामिन बी12 डिफिशियंसी, क्या लिखते हैं, डिफिशियंसी है, तो आप याद रखे रहेंगे किसकी कमी हो जाना, विटामिन बी12 की। यदि विटामिन बी12 की क्या है, डिफिशियंसी है, किसके अंदर, हमारे शरीर के अंदर। तो यदि विटामिन बी12 की कमी है, डिफिशियंसी है, तो याद रखे रहना, तो उस केस में क्या होता है कि जो आरबीसी का शेप है उस केस में आप याद रखे रहना आरबीसी लार्ज, ठीक है, आरबीसी इन लार्ज साइज। ठीक है, तो आरबीसी क्या हो जाएगी, इन लार्ज साइज मतलब कि हमारे शरीर के अंदर यदि विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो जो आरबीसी का आकार है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आरबीसी का आकार इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब विटामिन बी12 की कमी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने के कारण जो आरबीसी है वो अपने नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ी हो जाती है। बड़ी हो जाएगी तो उसके अंदर मैक्सिमम हीमोग्लोबिन होगा, और जब मैक्सिमम हीमोग्लोबिन होगा तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो याद रखे रहना, यदि विटामिन बी12 की डिफिशियंसी है हमारे शरीर के अंदर तो फिर क्या होता है कि आरबीसी का जो आकार है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मैक्रोसाइटिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैक्रोसाइट्स बोलते हैं। इसे याद रखे रहना, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मैक्रोसाइट्स। इसे क्या बोला जाता है, मैक्रोसाइट्स कहा जाता है।
मैक्रोसाइट्स मीन्स होता है फ्रेंड, मैक्रोसाइट्स मीन्स होता है नॉर्मल शेप से क्या करना, ठीक है, मतलब कि जो नॉर्मल शेप है आरबीसी का उससे अधिक मात्रा में क्या करना, आरबीसी का शेप चेंज हो जाना, मतलब कि आरबीसी का आकार बदल जाना, ठीक है। तो आरबीसी का आकार अगर चेंज हो जा रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, मैक्रोसाइट्स कहा जाता है। और इसके किसके कारण होता है, विटामिन बी12 के डिफिशियंसी के कारण। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे आयरन डिफिशियंसी के कारण, क्योंकि आयरन की भी कमी से कुछ चीज़ें होंगी। लिखते हैं तो डिफिशियंसी ऑफ आयरन, ठीक है, क्या लिखेंगे, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अगला पॉइंट लिखते हैं डिफिशियंसी ऑफ आयरन, डिफिशियंसी ऑफ आयरन। यदि आयरन की डिफिशियंसी है, ठीक है, यदि आयरन की डिफिशियंसी है, यदि आयरन की डिफिशियंसी है तो फिर उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसमें याद रखे रहना, जो आरबीसी का शेप जो है या आरबीसी का जो साइज है वो विटामिन बी12 की डिफिशियंसी में क्या हो जा रहा है, लार्ज हो जा रहा है। लेकिन यदि आयरन की डिफिशियंसी हमारे शरीर के अंदर होगी तो जो आरबीसी का शेप होगा वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर, ठीक है, क्या हो जाएगा, स्मॉलर इन साइज, मतलब उनका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइट्स कहते हैं। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, माइक्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कि यदि आरबीसी बीटा आयरन डिफिशियंसी के कारण छोटी होती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। यदि विटामिन बी12 डिफिशियंसी के कारण आरबीसी का साइज में परिवर्तन होता है या लार्ज साइज होता है तो उसे बोलते हैं माइक्रोसाइट। पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी विटामिन की कमी से विटामिन यदि बी12 की कमी हो जाए तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, तो आप याद रखे रहेंगे माइक्रोसाइट्स। और यदि आयरन की डिफिशियंसी से क्वेश्चन आता है तो उसे बोलते हैं माइक्रोसाइट्स कहते हैं। तो ये भी एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया, तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। और उसके बाद अभी हमने आपको बताया था, ठीक है, कि आरबीसी का जो शेप है वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव शेप होता है। और उसके बाद साथ सर्कुलर मीन्स गोलाकार होता है। यदि आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव से बदलता है, ठीक है, यदि आरबीसी का शेप बाइकॉनकेव से बदलता है तो उस प्रक्रिया को जानते रहना, उस प्रक्रिया को एक टर्म देते हैं। यदि आरबीसी का शेप बदल जाना तो उसे बोलते हैं पाइलो, ठीक है, क्या बोला जाता है, पॉइकिलो साइटोसिस, क्या बोला जाता है, पॉइकिलोसाइटोसिस बोला जाता है, जिसमें आरबीसी का शेप क्या हो जाता है या बाइकॉनकेव से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब इतनी चीज़ें हम रिमूव करते हैं, इतना चीज़ें फ्रेंड आप याद रखे रहेंगे ना, जो एग्जाम में क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अब हम आरबीसी से संबंधित और भी पॉइंट समझते हैं जो विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आरबीसी से संबंधित क्या किए गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इतनी चीज़ें फ्रेंड आप याद रखे रहना। यदि आरबीसी का जो शेप है, ऐसे लिखते हैं अगला पॉइंट, आरबीसी शेप, आरबीसी का शेप अभी हमने क्या बताया था कि जो आरबीसी का शेप है वो कैसा होता है, बाइकॉनकेव, ठीक है। आरबीसी शेप चेंज, क्या लिखते हैं, आरबीसी शेप चेंज। यदि आरबीसी का शेप बदलता है मतलब बाइकॉनकेव से किसी अन्य फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रक्रिया को फ्रेंड याद रखे रहना, क्या बोलते हैं, पॉइकिलोसाइटोसिस, साइटोसिस, उसे क्या बोला जाता है, पॉइकिलोसाइटोसिस कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखे रहेंगे। मतलब कि आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव से किसी अन्य आकार में परिवर्तित हो जाना, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पॉइकिलोसाइटोसिस बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या किया जाता है फ्रेंड, पूछा गया है। तो यदि आरबीसी का शेप बदल जाए या आकार बदल जाए तो उस प्रोसेस को या उस क्लिनिकल कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉइकिलोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये भी एग्जाम में क्या किया गया है फ्रेंड, पूछा गया है। और एक चीज़ और याद रखे रहना, एक बीमारी होती है यूरीमिया, ठीक है, एक बीमारी आप याद रखे रहेंगे, यूरीमिया। यदि यूरीमिया की शिकायत है, यदि यूरीमिया की प्रॉब्लम किसी के अंदर है तो इसमें आप याद रखेंगे यूरीमिया क्या होता है कि जो आरबीसी है वो क्या हो जाता है, इनरेगुलर, मतलब कि आरबीसी शेप कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है, इरेगुलर शेप, कैसा शेप हो जाता है, इरेगुलर शेप हो जाता है। तो
तो यूरेमिया के केस में याद रखे रहना फ्रेंड, जो आरबीसी का शेप है वो कैसा हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। तो इरेगुलर मीन्स होता है कि आरबीसी के शेप में क्या हो जाना, परिवर्तन हो जाना। और इसी के साथ साथ एक बीमारी और आप पढ़े होंगे, सिकल सेल एनीमिया। एक बीमारी और आप याद रखे रहेंगे, सिकल सेल एनीमिया। जब हम बीमारी वाला चैप्टर लेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो इसे आप याद रखेंगे, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो अगला पॉइंट आप याद रखे रहेंगे क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है। सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया के केस में भी आप याद रखे रहना, जो आरबीसी का शेप है वो किस टाइप का हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। मतलब कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी शेप चेंज किस में परिवर्तित हो जाता है, सिकल में। मतलब सिकल मीन्स होता है दराती, सिकल किस में बदल जाता है, सिकल टाइप का हो जाता है, मतलब हाशिए के आकार में परिवर्तित हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे कि आरबीसी के किस पॉलीपेप्टाइड चेन में गड़बड़ी होती है, जिसके कारण जो आरबीसी का शेप है वो किस आकार का आ जाता है, सिकल आकार का आ जाता है। तो इतना चीज़ें फ्रेंड आप याद रखे रहना। सिकल सेल एनीमिया बीमारी में जो आरबीसी का शेप है वो किस प्रकार का हो जाता है, सिकल के प्रकार का हो जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। और अगर आप एक चीज़ और याद रखे रहेंगे, अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यदि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आरबीसी को डाला जाए, यदि आरबीसी हाइपरटोनिक के सोल्यूशन में जाएगा तो आप याद रखे रहना, जो आरबीसी है वो क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। आरबीसी श्रिंक मीन्स होना, सिकुड़ जाना। यदि आरबीसी को हम किस में लेकर जाएं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में लेकर जाएं, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ले जाने के बाद क्या होगा कि जो आरबीसी हो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, और अगला पॉइंट याद रखे रहना, इन हाइपो, ये हाइपर है, और दूसरा अगला पॉइंट लिखते हैं इन हाइपो, क्या लिखेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में याद रखे रहना फ्रेंड, आरबीसी जो है वो क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी। आरबीसी ब्रस्ट मतलब फट जाएगी। यदि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में आप आरबीसी को ले जाके रखेंगे तो आरबीसी क्या कर जाएगी, ब्रस्ट कर जाएगी अथवा फट जाएगी। और यदि आप क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में आरबीसी को ले जाते हैं तो श्रिंक कर जाएगी अथवा सिकुड़ जाएगी। तो इससे भी संबंधित एग्जाम में फ्रेंड क्या किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उसके बाद फिर और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम क्या करते हैं, आरबीसी से संबंधित फ्रेंड लिखते हैं। तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहना। हाइपो मीन्स होता है कमी और हाइपर मीन्स होता है अधिकता। मतलब कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन में जो आरबीसी का शेप है वो क्या हो जाएगा, बदल कर चेंज हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा। और यदि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हम आरबीसी को डाल देते हैं तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जो आरबीसी है वो क्या कर जाती है, ब्रस्ट कर जाती, फट जाती है। तो इतनी चीज़ें आप आरबीसी से संबंधित फ्रेंड क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट हम लोग फ्रेंड लिखते हैं, तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। अब उसके बाद मेन पॉइंट लिखते हैं आरबीसी लाइफ टाइम। क्या लिखते हैं, आरबीसी लाइफ टाइम। तो जो आरबीसी का लाइफ टाइम हो कितना दिन होता है, आप जानते हैं 120 डे। कितना होता है, 120 दिन। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या कर जाती है, टूट जाती है। किस में टूट जाती है, हेम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन में। और वो हेम जानते रहना नेक्स्ट जाके किसका फॉर्मेशन कर देता है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है। यदि संपूर्ण मैमल्स की बात किया जाए तो रेंज लिया जाता है 120 से कितना, 127 दिन। तो इतना चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे। आरबीसी का जो लाइफ टाइम है नॉर्मली लिया जाता है 120 दिन, लेकिन अगर आप विभिन्न डिफरेंट प्रकार के एनिमल के बारे में डिस्कस करते हैं तो 120 से लेकर 127 दिन का क्या होता है, रेंज होता है। लेकिन मानव में कितना होता है, 120 दिन होता है। तो हम लोग मानव के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो 120 दिन जानते रहना आरबीसी के क्या है, लाइफ टाइम। और उसके बाद आरबीसी जो है वो याद रखे रहना, कभी भी आरबीसी को जब मेंशन किया जाता है तो वो जानते रहना क्यूबिक में मेंशन किया जाता है, मतलब मिलीमीटर प्रति ब्लड क्यूब। ठीक है, इन चीज़ों में क्या किया जाता है, आरबीसी को मेंशन किया जाता है। तो ये चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। जो चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं तो उन चीज़ों को हम लोग मेंशन नहीं करेंगे। सिर्फ इतना जानेंगे कि आरबीसी का जो लाइफ टाइम है
वो कितना दिन होता है, वो 120 दिन होता है। ठीक, उसके बाद मानव में समझते हैं कि जो आरबीसी है कितना होता है, उसके साथ साथ मेल्स में और उसके साथ साथ फीमेल्स में। ठीक है, तो आरबीसी जो काउंट है, अगला पॉइंट लिखते हैं आरबीसी काउंट। क्या लिखेंगे, आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट याद रखे ना, मेल, किसमें मेल मीन्स होता है पुरुष। ठीक है, जैसे पुरुष के अंदर ब्लड जो वॉल्यूम होता है कितना होता है, 5 से 6 लीटर, ये हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। और फीमेल के अंदर कितना होता है, 4 से 5 लीटर होता है। तो जब मेल्स के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है ज़्यादा है, तो ज़्यादा होगा तो इनके अंदर जो आरबीसी की मात्रा होगी वो कितना होगा, ज़्यादा होगा। तो इनके अंदर कितना पाया जाता है, 5.5 मिलियन। तो आप याद रखे रहेंगे 5.5 मिलियन। ठीक है, क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है किसके अंदर, मेल्स के अंदर। यदि फीमेल के अंदर आप जाएंगे तो फीमेल के अंदर आप याद रखे रहना आरबीसी कितना होता है, थोड़ा कम होता है। कितना होता है, 4.5 मिलियन होता है। तो कितना पाया जाता है, 4.5 मिलियन। तो 4.5 मिलियन जो पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है, फीमेल के अंदर पाया जाता है, क्या, आरबीसी। तो आरबीसी से संबंधित, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। लेकिन अब एक पॉइंट और याद रखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि किसी पेशेंट के अंदर, ठीक है, यदि किसी पेशेंट के अंदर डिक्रीज हो जाए किसका, हीमोग्लोबिन, मतलब कि डिक्रीज ऑफ आरबीसी, क्या लिखेंगे, डिक्रीज ऑफ आरबीसी। यदि आरबीसी की मात्रा, डिक्रीज ऑफ आरबीसी, यदि आरबीसी की मात्रा क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो उस क्लिनिकल कंडीशन को या उस बीमारी को क्या बोला जाता है, एनीमिया कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, एनीमिया। ठीक है, क्या बोला जाता है, उसे एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया मीन्स होता है कि रक्त की कमी हो जाना। रक्त की कमी नहीं होता फ्रेंड, रक्त का जो वॉल्यूम है वो उतना ही होता है। मतलब कि अगर आपको ये बोला जाए कि आपके शरीर के अंदर ब्लड की कमी हो गई, तो ब्लड की कमी नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम उतना ही होता है। अगर मेल के अंदर 5 से 6 लीटर, तो मेल के अंदर 5 से 6 ही लीटर पाए जाएंगे। फीमेल के अंदर 4 से 5 लीटर, तो 4 से 5 ही लीटर पाए जाएंगे। ब्लड के अंदर कमी होती है हमारे किसके, आरबीसी की। यदि आरबीसी या हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो उसे हम लोग मेंशन करके बताते हैं, ना कि ब्लड की कमी होती है। ब्लड तो उतना ही होता है। जब ब्लड हीमोलिसिस हो जाता है या ब्लड लॉस हो जाता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, एक्स्ट्रा एडिशनल रूप से क्या करना पड़ता है, ब्लड को चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। यदि मेल के अंदर 5 से 6 लीटर है तो 5 से 6 लीटर होना चाहिए। फीमेल के अंदर यदि 4 से 5 लीटर है तो 4 से 5 लीटर होना चाहिए, नहीं तो उसे प्रॉब्लम होगा। और इसीलिए जानते रहना कि ब्लड के अंदर से हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आरबीसी की कमी होती है, और ये हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो गई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। यदि हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होती है तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है, एनीमिया कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें फ्रेंड आप क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। इसके बाद हम लोग फ्रेंड समझते हैं एनीमिया के प्रकार के बारे में, मतलब कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है। यदि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, या उसके साथ साथ आरबीसी की कमी हो जाए, या उसके साथ साथ हमारे ब्लड में किसी आयन का लॉस हो जाए, तो विभिन्न प्रकार के एनीमिया में दिखाई देते हैं। तो एनीमिया के बारे में हम लोग समझते हैं। तो उसके बाद अगला पॉइंट लिखते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। क्या लिखते हैं, टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया कितने प्रकार का होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे फ्रेंड। ये भी एग्जाम में क्या किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है। तो एनीमिया जनरली जानते रहना कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है मैक्रोसिटिक, क्या बोलते हैं, मैक्रोसिटिक, क्या बोला जाता है, मैक्रोसिटिक। एक होता है मैक्रोसिटिक और एक होता है माइक्रोसिटिक और तीसरा होता है नॉर्मोसिटिक। ठीक है, तो आप याद रखे रहेंगे मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, क्या बोला जाता है, मैक्रोसिटिक, नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या बोला जाता है, एनीमिया। तो इसे बोला जाता है मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। यदि मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया किसी इंसान के अंदर मिलता है तो आप याद रखे रहेंगे उस इंसान के अंदर किस चीज़ की कमी है। उस इंसान के अंदर आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे विटामिन B12 की क्या होती है, डिफिशियंसी होती है। मतलब कि विटामिन B12 डिफिशियंसी, विटामिन क्या लिखेंगे, B12 मतलब साइनोकोबालामिन की क्या होगा, डिफिशियंसी होता है। क्या होता है, डिफिशियंसी होता है। DEFICIENCY क्या होता है, ENCY। तो डिफिशियंसी आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड
यदि किसी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, यदि किसी इंसान के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी पाई जाती है तो उसे कौन सी बीमारी होगी? मैक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है। और जो दूसरा एनीमिया का प्रकार है फ्रेंड, आप याद रखेंगे, ये होता माइक्रो। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? माइक्रोसिटिक। क्या लिखेंगे? माइक्रोसिटिक। इससे क्या लिखा जाता है? माइक्रोसिटिक। और इसे बोलते हैं हाइपरक्रोमिक। क्या बोला जाता है? हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक और इसे बोला जाता है हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसे क्या बोला जाता है? हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और ये याद रखे रहना, किसके कमी से होता है? ये आयरन डिफिशियंसी की कमी से होता है। मतलब कि आयरन मतलब कि Fe+2 डिफिशियंसी। तो आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, यदि किसी इंसान के अंदर आयरन की कमी है तो उसे कौन सी बीमारी बोला जाता है? माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। और यदि किसी इंसान के अंदर विटामिन B12 की डिफिशियंसी है तो उसे बोलते हैं माइक्रोसिटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। उसके बाद जो तीसरा एनीमिया का प्रकार होता है फ्रेंड्स, उसे आप याद रखे रहेंगे, वो होता है नार्मोसाइटिक। ठीक है, क्या बोला जाता है? नार्मोसाइटिक। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोला जाता है नार्मोसाइटिक। नार्मोसाइटिक। ठीक है, तो तीसरा जो प्रकार है वो क्या है? नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या बोला जाता है? नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। तो ये तीसरा प्रकार है एनीमिया का, जिसे बोला जाता है नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया। यदि ये एनीमिया, ठीक है, किसी को दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उनके बॉडी के अंदर क्या हुआ है? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। क्या लिखते हैं? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। मतलब कि ब्लड का बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ? बॉडी से लॉस हुआ है। यदि हमारे शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह गया है तो उस बीमारी को क्या बोला जाता है? नार्मोसाइटिक नार्मोक्रोमिक एनीमिया कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के एनीमिया ब्लड से संबंधित पाए जाते हैं, जिसमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी से होता है, आयरन की डिफिशियंसी से होता है, और यदि एक्सेस ब्लड लॉस हो गया तो उसके कारण भी एनीमिया का केस आता है। तो उसके बाद अब हम लोग लिखते हैं अगला पॉइंट, आरबीसी फॉर्मेशन। क्या लिखते हैं? आरबीसी फॉर्मेशन। तो ये भी आप याद रखे रहेंगे कि आरबीसी का निर्माण जो है वो कहाँ होता है। तो आरबीसी का फॉर्मेशन अभी हम लोग बताए थे कि लेक्चर नंबर 1 में जो ऑर्गन सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं जो क्या करते हैं? आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या लिखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। तो ये याद रखे रहेंगे, इतनी चीज़ें एग्जाम में क्या की जाती हैं? क्वेश्चन पूछी जाती हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब हम लोग समझते हैं कि आरबीसी कैसे बनता है और आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, और आरबीसी बनाने वाले हमारे बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन हैं। तो याद रखे रहना, अगला पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी कॉल्ड। मतलब कि यदि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। तो आप याद रखें क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। एरिथ्रोपोएसिस मीन्स होता है, ठीक है, एरिथ्रोपोएसिस मीन्स होता है आरबीसी का फॉर्मेशन। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। तो आरबीसी का यदि निर्माण हो रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है। और यदि जो ऑर्गन सिस्टम मतलब आरबीसी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखेंगे तो जो ऑर्गन प्रोड्यूस कर रहा है किसका? आरबीसी को। ठीक है, तो ऑर्गन प्रोड्यूस आरबीसी कॉल्ड। मतलब कि जो अंग आरबीसी को क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे? एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन। उसे क्या बोला जाता है? एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कहा जाता है। तो ये फ्रेंड एग्जाम में याद रखे रहेंगे, आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? तो आरबीसी के बनने को प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहा जाता है।
और वह ऑर्गन सिस्टम जो आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या बोला जाता है, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें आप क्या करेंगे, याद रखे रहेंगे। और याद रखे रहना जो एरिथ्रो, ठीक है, पोएटिक प्रक्रिया है, हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन हैं, उन्हीं के द्वारा क्या होता है, रेगुलेट होता है। तो उस हार्मोन का आप नाम याद रखे रहेंगे, मतलब कि हार्मोन स्टिमुलेट एरिथ्रोपोएसिस। कौन क्या लिखेंगे, हार्मोन, हार्मोन, हार्मोन स्टिमुलेट एरिथ्रोपोएसिस, मतलब क्या लिखेंगे, एरिथ्रोपोएसिस, एरिथ्रोपोइसिस, मतलब कि वो हार्मोन जो हमारे बॉडी के अंदर क्या करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो उन हार्मोन को आप लिखिए, कौन कौन हार्मोन है, तो आप याद रखे रहेंगे। एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन होता है, उसे क्या बोलते हैं, एरिथ्रोपोएटिन कहा जाता है। तो एरिथ्रोपोएटिन क्या नाम है, एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। ये एरिथ्रोपोएटिन याद रखे रहना फ्रेंड, क्या करता है, ये एरिथ्रोपोएटिन किसका फॉर्मेशन, किसे स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसके फॉर्मेशन में, आरबीसी के फॉर्मेशन में। मतलब कि ये एरिथ्रोपोएटिन एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन पर काम करेगा और फिर स्टार्ट होता है एरिथ्रोपोएसिस प्रक्रिया। और इसी एरिथ्रोपोएसिस प्रक्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। और ये एरिथ्रोपोएटिन जानते रहना फ्रेंड कहाँ से स्रावित होता है, तो हमारे शरीर के अंदर दो ऑर्गन सिस्टम है। एक ऑर्गन सिस्टम क्या है, लीवर, ये आपको हमने बताया था कि जो मेजर फंक्शन प्ले करता है, और दूसरा है किडनी, दूसरा क्या चीज़ है, किडनी है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। तो ये दोनों जो ऑर्गन सिस्टम है, लीवर एंड किडनी, ये दोनों मिलकर किसका प्रोडक्शन करते हैं, एरिथ्रोपोएटिन का। और ये एरिथ्रोपोएटिन एरिथ्रोपोएसिस प्रक्रिया को स्टार्ट करके किसका फॉर्मेशन करवाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन करवाता है। मैक्सिमम जानते रहना किडनी ही प्रोड्यूस करता है, और उसके साथ साथ कुछ अमाउंट में लीवर भी क्या करता है, एरिथ्रोपोएटिन को प्रोड्यूस करता है। और यदि ये क्वेश्चन पूछता है कि जो फर्स्ट आरबीसी है, क्या लिखेंगे, फर्स्ट आरबीसी जो प्रथम आरबीसी, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, तो याद रखें फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस्ड बाई, तो याद रखेंगे प्रथम आरबीसी यदि किसी के शरीर के अंदर बना है तो याद रखें किसके कारण बनता है, योगक्षय के कारण बनता है। क्या लिखते हैं, योगक्षय, भ्रूण के अंदर योगक्षय पाया जाता है, वही योगक्षय क्या करता है, प्रथम आरबीसी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इतनी चीज़ें आप फ्रेंड याद रखे रहेंगे, जो एग्जाम में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। और एम्ब्रियनिक लाइफ स्टेज में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भ्रूण के अंदर, जब कोई भ्रूण है तो उसके अंदर कहाँ आरबीसी बनता है, मतलब लिखेंगे एम्ब्रियनिक लाइफ टाइम, मतलब कि जो एम्ब्रियो की स्टेज में होगा। अगला पॉइंट लिखते हैं एम्ब्रियनिक लाइफ टाइम, मतलब कि एम्ब्रियनिक लाइफ टाइम में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है, आप याद रखे रहेंगे कौन कौन अंग हैं, लीवर है, ठीक है, लीवर, उसके साथ साथ स्प्लीन, लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, और उसके साथ साथ एक अंग और होता है जिसे बोला जाता है प्लेसेंटा, क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा, एंड उसके बाद क्या बोलते हैं, थाइमस ग्लैंड, क्या बोला जाता है, थाइमस ग्लैंड। ये आप याद रखे रहेंगे फ्रेंड, कौन कौन है, एम्ब्रियनिक लाइफ टाइम में जो आरबीसी के बनने की प्रक्रिया है वो किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर होता है, प्लेसेंटा उसे बोला जाता है, मतलब फीटो मैटरनल करेक्टर है जो एम्ब्रियो एंड माँ को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो प्लेसेंटा भी क्या करता है, आरबीसी के फॉर्मेशन में सहायता करता है। उसके साथ साथ क्या है, थाइमस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी कहा जाता है। थाइमस ग्लैंड को क्या बोला जाता है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, मतलब कि ये हमारे बॉडी के अंदर इम्यून पावर को ट्रेनिंग देने में क्या करता है, सहायता करता है। तो ये आगे जब हम इम्यून पावर पढ़ेंगे तब वहाँ समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर कई प्रकार की लिम्फोसाइट सेल होती हैं, उसमें से एक टी लिम्फोसाइट होता है, कोशिकाएँ हैं, वो टी लिम्फोसाइट कोशिका को ट्रेनिंग देने में किसका योगदान होता है, थाइमस ग्रंथि का होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। एम्ब्रियनिक लाइफ स्टेज में जो आरबीसी का फॉर्मेशन है वो लीवर के अंदर है, स्प्लीन के अंदर है, प्लेसेंटा के अंदर है, उसके साथ साथ थाइमस ग्लैंड के अंदर है। तो इतनी चीज़ें आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद एडल्ट स्टेज में अगर पूछा जाता है कि आप बताइए एडल्ट स्टेज में जो आरबीसी है वो कहाँ बनता है, तो आप लिखेंगे इन एडल्ट स्टेज, अगला पॉइंट लिखेंगे इन एडल्ट स्टेज आरबीसी
आरबीसी फार्मेशन, क्या लिखेंगे, आरबीसी फार्मेशन। तो एडल्ट स्टेज में जो आरबीसी का फार्मेशन होता है वो फ्रेंड याद रखे रहना कहाँ बनता है, बोन मैरो। किसके अंदर बनता है, बोन मैरो। तो बोन मैरो के अंदर एडल्ट स्टेज में किसका फार्मेशन होता है, आरबीसी का फार्मेशन होता है। कितना याद रखे रहना, आरबीसी का फार्मेशन किसके अंदर होता है, बोन मैरो के अंदर। और 1% जो आरबीसी है, 1% आरबीसी डेली हमारे बॉडी के अंदर टूटता रहता है, और 1% आरबीसी हमारे शरीर के अंदर डेली क्या होता रहता है, बनता रहता है। लिखते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। अगला पॉइंट लिखते हैं डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी। तो डिस्ट्रैक्शन ऑफ आरबीसी आप याद रखना है किसके अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर। मतलब कि आरबीसी जो हमारे अंदर टूटती है, स्प्लीन। तो स्प्लीन के अंदर जानते रहना 120 दिन के बाद आरबीसी क्या कर जाती है, टूट जाती है। और इसी आरबीसी जब टूटती है तो इसीलिए स्प्लीन को जानते रहना सुसाइडल बैग ऑफ आरबीसी कहा जाता है, या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोला जाता है, अथवा बोला जाता है सुसाइडल बैग ऑफ आरबीसी, मतलब कि आरबीसी की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आरबीसी 120 दिन बाद क्या करता है, स्प्लीन में आके टूट जाता है, इसीलिए इससे आरबीसी की आत्मघाती थैली या ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। ये एग्जाम में क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया है। तो एक पॉइंट और स्प्लीन से संबंधित आप याद रखे रहेंगे, तो लिखेंगे स्प्लीन। तो याद रखना ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। स्प्लीन स्टोर, क्या लिखेंगे, स्प्लीन स्टोर एक्सेस ऑफ ब्लड मतलब स्प्लीन के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, ब्लड का स्टोर होता है। तो स्प्लीन स्टोर एक्सेस ऑफ ब्लड कार्पुसेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, ब्लड एक्सेस ऑफ ब्लड कार्पुसेल्स, क्या लिखेंगे, ब्लड कार्पुसेल्स मतलब कि भारी मात्रा में क्या होता है कि यहाँ पर रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं, स्प्लीन के अंदर इकट्ठी होती हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक, क्या बोलते हैं इससे, ब्लड बैंक कहा जाता है। तो ये आप एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन याद रखे रहेंगे। यदि स्प्लीन के अंदर क्या होता है, भारी मात्रा में रुधिर कणिकाएँ इकट्ठी होती हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक अथवा रुधिर का बैंक कहा जाता है, किसको, स्प्लीन को। तो फ्रेंड आज के लेक्चर में हमने संपूर्ण रूप से आरबीसी के बारे में डिस्कस किया। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब क्या करेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड आज का जो लेक्चर था वो आरबीसी से संबंधित था। तो आरबीसी से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, इसको हम लोग क्या किए, इस वीडियो में डिस्कस किए। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब डिस्कस करेंगे फ्रेंड डब्ल्यूबीसी के बारे में या श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब तथा कमेंट जरूर करें। यदि इस लेक्चर के द्वारा आपको थोड़ा सा भी योगदान मिलता है तो आप क्या करेंगे, इस लेक्चर को अन्य फ्रेंड के साथ क्या करेंगे, शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।